चालक को भी कि वो अगले सत्र को संभाले। इस सत्र का विषय है विपरीत वास्तविकताओं के बीच झूलता हिंदी सिनेमा। इस सत्र में गौतम घोष होंगे, फिल्म निर्देशक, जिनकी फिल्मों से और इनके निर्देशन से आप वाकिफ़ होंगे। अभी जो मुझे पता चला है और जो वो फिल्म बना रहे हैं स्टोरी ऑफ लाला, वो किताब मैंने पढ़ी है और एक इटालियन राइटर की वो किताब है स्कॉर्पिनो। तो गौतम घोष जी, आप जहाँ कहीं भी हों मंच पर आएं। गौतम घोष जी, अनु सिंह चौधरी जी, विजय रंजन जी और सबसे पहले अनवर जमाल जी वो आएँ, जो इस सत्र का संचालन करेंगे कि वो हमारे वक्ताओं का एक संक्षिप्त परिचय भी दें। जो जितने उचित तरह से कहा जाना था मैं उनके बारे में नहीं कह पाया, तो अनवर जमाल जी आएँ, मंच संभालें। जैसा कि अभी आशीष जी ने कहा कि मंच पर उपस्थित सभी वक्ताओं जो कि फिल्म स्कॉलर्स हैं, जिसमें फिल्म मेकर्स हैं, उनका मुझे परिचय देना है। तो नॉर्मली संचालक ये कहता है कि इनका परिचय क्या दिया जा सकता है वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सब हम जानते ही हैं, सबके काम के बारे में जानते हैं। गौतम घोष, मेरे ख्याल में मेरे कैरियर की बिगिनिंग जब होगी तब मैंने उनकी जो फिल्म देखी थी, उनकी कई फिल्में बन चुकी थी जब तक, इतने सीनियर, और कितनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ उन्होंने बनाई, कितने उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, कान से लेकर के इधर उधर की यात्राएं, यूनेस्को सम्मान इत्यादि इत्यादि। उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं उनके नाम अभी मैं नहीं लूँगा, या ले भी सकता हूँ, माँ भूमि से लेकर के और पार से लेकर पतंग तक, लेकिन वो सब जानकारी सब जगह उपलब्ध है। इससे पहले के सेशन में इतना ज्ञान भी मिला कि उस प्रोग्राम को इतने लाख लोग देखते हैं और उस किताब की इतनी प्रतियां छपती हैं। तो मुझे सईद अख्तर मिर्ज़ा के एक ऐसे सब्जेक्ट पर बनाई जाने वाली फिल्म का कथ्य याद आ रहा है जो फिल्म बनी नहीं। और इस बहस को शुरू करने से पहले या दिशा देने के लिए मुझे लग रहा है कि ये 2 लाइन का सईद मिर्ज़ा का जो सब्जेक्ट था उसको मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ बस। उससे एक आइडिया बनेगा कि हम इस बहस को किस तरफ ले जाएंगे, और इस बहस की थीम जो है उसका नोट मैं आपको पढ़ करके बताऊँगा। उससे पहले सईद मिर्ज़ा की उस फिल्म का कंटेंट 2 लाइन में, जिस पे वो फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन वो फिल्म बन नहीं सकी। वो फिल्म थी अलीगढ़ के एक ऐसे कवि या शायर के बारे में जो रोज़ कुछ एक शेर लिखता था। तो उसने एक शेर लिखा, लेकिन उसको अंग्रेज़ों का ज़माना था और उसने उसका एक पोस्टर बना दिया और उस पोस्टर को शहर के चौराहे पर जाकर के चिपका दिया। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था, और जैसे ही खबर मिली कि एक ऐसा ऐसा पोस्टर लगा है, तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को तो छोड़ दीजिए, फ़ौरन उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और ये कहा गया कि आगे से ऐसी गलती मत करना, पहली बार की है तो मैं छोड़ देते। उसने अगले दिन एक और कविता लिखी और उसका एक और पोस्टर बनाया और ठीक उसी जगह जाकर के चिपका दिया। अगले दिन उसको गिरफ़्तार किया गया फिर से, और इस बार उसे छोड़ा नहीं गया, उसको मार दिया गया। अपनी ज़िंदगी में उसने सिर्फ 2 कविताएं लिखी। उसके कई लाख फॉलोअर्स भी नहीं रहे होंगे, उस समय उसका ज़माना भी नहीं था, उसका कोई कलेक्शन कहीं नहीं छपा। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ सईद मिर्ज़ा की कि महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आपने रचना में कितनी वॉल्यूम में कितनी लंबी चौड़ी बातें, कितने कलेक्शन आए। महत्वपूर्ण ये है कि अपने समय में एक आर्टिस्ट के बतौर आप दाखिल किस तरह से हुए।
मुझे ये लगता है कि आर्टिस्ट किसी भी विधा में हो, फाइन आर्ट की किसी भी फॉर्म में हो, वो अपने समय में इंटरवीन करता है, दाखिल होता है, अपने परंपरा को पहचानता है और एक नई बंदिश बनाता है, और वो बंदिश शाश्वत फिर उसके बाद रहती है। अगले लोग, आगे के लोग उस पर फिर काम करते हैं। हमारे साहित्य में इस तरह के बहुत सारी, जो भी हंस पत्रिका जहाँ से शुरू हुई थी प्रेमचंद से लेकर के, एक परंपरा है, और उसको अलग अलग रूप में लोगों ने उसको संवारा और आगे तक लेके गए, जिसमें अंत में राजेंद्र यादव थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उनकी मार्फत मेरा भी साहित्य में आना हुआ और फिर मैं सिनेमा में गया। दूसरे वक्ता हमारे विजय रंजन जी हैं, जो गुजरात से हैं, अहमदाबाद में रहते हैं। मैं उनको अपना अध्यापक भी मानता हूं, क्योंकि उनका सीरीज़ रामायण पर जो मैंने सुनी और मुझे पहली बार पता चला, सचमुच पता चला कि लक्ष्मण शेषनाग का अवतार हैं और सुग्रीव बाली को मार दिया गया है, और लक्ष्मण और राम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, और सुग्रीव अपनी पत्नी को वापस पाकर के खुशियां मना रहे हैं, और एक पक्ष पूरा गुजर गया है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, और लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है, और तब वो शेषनाग का, वो रामचंद्र नायर की एक पेंटिंग है इसके बारे में जिसका उन्होंने जिक्र किया था, वो मेरे स्मृति में कहीं ना कहीं रह गई। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि सिनेमा अंततः स्मृति में बचा हुआ कोई एक कोना होता है। कोई ज़रूरी नहीं किसी एक फिल्म की सारी चीज़ें आपको याद रह जाएं, हो सकता है कोई एक बंदिश याद रह जाए जो उसमें संगीत के रूप में इस्तेमाल हुई हो, कोई कहानी का अंश, किसी एक, कुछ भी हो सकता है, किसी की एक्टिंग का कोई हिस्सा, कोई एक संवाद वगैरह वगैरह। तीसरे हमारे मोहन अगाशे जी हैं, और अब इतना सबके साथ पुराना संबंध हो गया असल में, तो मुझे ये लगता है कि वो गूगल का जो एक परिचय होता है तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मोहन अगाशे जी जो हैं, और मैं इस तरह की कन्वेंशनल जो बातें होती हैं कि बुराई की हार होती है, भी रावण को जलाया गया और सत्य की जीत होती है, बड़ा एक इस तरीके से कि वो महान फिल्मकार हैं और उन्होंने इतनी फिल्में बनाई, ये सब बेकार की बातें लगती हैं। मोहन अगाशे जी ने बतौर आर्टिस्ट जो उन्होंने काम किया, उनके हिस्से में जो काम आया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इस दुनिया में जब पैदा हुए तो किस देश में पैदा हुए, कि आप उस देश में पैदा हुए जिस जगह पर अभी पानी भी नहीं नसीब हो रहा है, या इस देश में पैदा हुए कि जहाँ पर आप डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा मंगवा करके उसको जितने का पिज़्ज़ा है उतने का आप टिप भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस दौर में पैदा हुए, कि वो हिटलर का समय है, कि वो गांधी का समय है, कि वो इमरजेंसी का समय है। मोहन अगाशे जी के समय में जो भी फिल्में उनको मिली हैं और जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ उन्होंने उसमें उसको बखूबी निभाया है, उसके उस रूप की मैं तारीफ़ करता हूँ। बाकी उन्होंने उसके अलावा अलग अलग चीज़ों में बहुत योगदान दिया, उसको अभी मुझे थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा। सदगति, गांधी, गंगा जल, रंग दे बसंती जैसी फिल्में याद रह गई हैं, और एक चीज़ और याद रह गई उनकी, जो सबसे पहले दिल्ली में मंजर थिएटर जब हुआ करता था, घासी राम कोतवाल नाटक जो शायद जब्बार पटेल ने डायरेक्ट किया था, इफ़ आई एम राइट। उस ज़माने में मैं दिनमान की पत्रिका में लिखता था, और उसमें लिखने की शर्त ये होती थी कि नेमीचंद जैन जी पूरा एक पेज लिखते थे, और जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी या कहीं बाहर जाते थे तो वो जिम्मेदारी मुझे दी जाती थी। तो मैं उनके बाहर जाने का या उनके बीमार हो जाने का तो नहीं, लेकिन इंतज़ार करता था कि मुझे भी एक नाटक पर कुछ लिखने के लिए एक पेज मिलेगा। 2 बार 3 बार ऐसा हुआ। लेकिन मैंने पहली बार मोहन अगाशे जी का नाटक वहाँ देखा, 1983-84 के आसपास का टाइम होगा, 40 साल लगभग हो रहे हैं। हमारे साथ यंग अनु जी हैं। अनु जी की फ़िल्म कल रिलीज़ हुई है, उसका टाइटल इंटरेस्टिंग है लेकिन वो ज़ुबान पे एकदम से चढ़ा नहीं। उसका शिंदे का वायरल वीडियो, क्या पूरा, हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट, क्या, सजनी शिंदे का वायरल वीडियो आप ही ने लिखी है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे उनकी एक सीरीज़ है जिसका 3rd सीज़न शुरू हो रहा है, 3 तारीख को अभी रिलीज़ है, आर्या, जिसमें सुष्मिता सेन है, वो लिख रही हैं, और रामनाथ गोयन का पुरस्कार ले चुकी हैं। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से उन्होंने
डिग्री ली और उसके बाद एनडीटीवी में थी और पत्रकारिता से करते करते कहानी और फिर शिल्प के स्तर पर जिस तरह से बम्बई जैसी जगह पे जहाँ लोगों को बरसों लग जाते हैं अपनी जगह बनाने में, वहाँ जा कर के उन्होंने अपनी शर्तों पे और अपने ढंग से जिस तरह से एक यूनिक काम किया वो सचमुच सराहनीय है। तो वो हमारे साथ हैं। तो इन तमाम सब लोगों के साथ जिनसे कुछ शायद मैं जितना भी अपनी क्षमता से समझ पाया या सीख पाया, यहाँ से हम आरम्भ कर देते हैं। और आज का थीम नोट जो है हमारे इस पूरे सत्र का, उसको मैं कुछ पढ़ देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली संचालक के साथ ये होता है जो अक्सर देखा जाता है और हिंदी में ख़ास तौर पे, कि संचालक के पास एक तो माइक होता है, ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, एक साथ सारी बातें कह देना चाहता है, सब कुछ उगल देना चाहता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ ऐसा लगेगा मुझे कि डिविएट हो रहा है इधर उधर, मैं बहुत नम्रता से अपने वक्ताओं को भी थोड़ा सा इशारा भर कर दूंगा, जो भी अपनी मेरी हैसियत है। आज की थीम है ये सच है कि 21वीं सदी का सिनेमा काफ़ी कुछ बदला है, शिल्प के स्तर पर भी और कथ्य के स्तर पर भी। उसमें देशभक्ति से लेकर के दाम्पत्य संबंध तक के पुराने स्टीरियोटाइप टूटे हैं। यह नई और बेखौफ नायिकाओं का सिनेमा है। ये पुराने पूर्वग्रहों से लड़ रहे नायकों का सिनेमा है। ये जाति की पुरानी कसौटियों की धज्जियाँ उड़ाता सिनेमा भी है। ये लैंगिक अवधारणाओं को ललकारता हुआ सिनेमा है। लेकिन यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि हिंदी सिनेमा में जितने बदलाव हैं उतने ही ठहराव भी। वहाँ राष्ट्रवादी नारे खुलकर सामने आते हैं तो मर्दवादी आशय छुपे हुए रूप में। स्त्री को वस्तु से देवी बनाने तक के तमाम कृत्य इस सिनेमा में बने हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज का हिंदी सिनेमा किस हद तक यथास्थितिवाद को तोड़ पा रहा है, किस हद तक प्रतिरोध के स्वर उसमें सुनाई देते हैं, और क्या वो वाकई रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ पा रहे हैं? क्या ये आवाज़ें एक हद तक जाकर फिर सामाजिक मान्यताओं के कवच सेफ जोन में सिमट जाती हैं? ज़मीनी तौर पर कितना वास्तविक बदलाव ला पा रहा है हमारा हिंदी सिनेमा? ये आज के सत्र की मुख्य थीम है। और इस थीम के आरंभ जो है हमको ये लगता है कि मैं श्री विजय रंजन जी से करूँगा, और विजय रंजन जी से अनुरोध करूँगा, क्योंकि उनकी 4 पुस्तकें इस समय सिनेमा पर ऐसी हैं जो अभी एक तो इतनी मोटी मोटी हैं, 400 पेज से कम की कोई किताब नहीं है जिसका एक टाइटल इतना इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट इतने ज़बरदस्त हैं। बॉलीवुड का गुमशुदा मुसलमान। जब से हिंदुस्तानी सिनेमा बनना शुरू हुआ है, उसमें उर्दू स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर के जो म्यूजिशियंस हैं और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्होंने समेटी नहीं है। दूसरा, बॉलीवुड के अतिरिक्त जिस दलित विमर्श की हम बात करते हैं और जिस तरह के सब्जेक्ट को उन्होंने फिल्मों के रेफरेंस से और तमाम इतनी रिसर्च की उस पर, उसका भी जिक्र होगा। मैं आदरणीय विजय रंजन जी को सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं, और हम बात करेंगे जब बोलती फिल्में 32 बोलती फिल्में 31 1937 की फिल्म एक है अछूत कन्या। अगर आप में से कुछ को उसका नाम मालूम हो, 1 2 3। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली एक बड़े यूनिवर्सिटी में गए थे तो वहाँ फिल्म के स्टूडेंट थे, राजेश खन्ना का नाम मेरे मुँह से निकल गया था, क्योंकि हमारे टाइम के सबसे बड़े स्टार वही थे मेरे टाइम के। और वहाँ पे राजेश खन्ना की फिल्म किसी ने देखी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मतलब किस तरह के एक्टर थे, तो फिर वो गूगल सब लोग आजकल खोलने लगते हैं ना। तो अछूत कन्या 1937 की फिल्म, और एक फिल्म थी वहाँ। अछूत कन्या जो है वो बेसिकली एक इंटरकास्ट मैरिज जिसमें युवती जो है वो दलित कम्युनिटी से है, और दूसरी फिल्म है वहाँ जो 1939 की फिल्म है, जो कि मूलतः आदिवासियों के एक मानक उसको, क्योंकि आज के टाइम पे आदिवासियों के बारे में जो हमारी समझ, मीडिया को तो छोड़ दीजिए, जहाँ साइट्स हो गई हैं और तमाम सब अपने अपने हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं, हमको लगता है कि वो 2 फिल्में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आदरणीय विजय रंजन जी जो हैं, अछूत कन्या और वहाँ जो फिल्म है 1939 की, जो मिस्टर काले की जो डायरेक्टर थे, उन फिल्मों से 50s, 60s, 70s, 80s आकर के आपके पास 5 मिनट में अगर एक वक्तव्य में उसको समेट कर ये इस विमर्श को आप आरंभ करें सर। कहीं पे वहाँ बैठ के भी बोल सकते। ये बताया गया कि ये वाला माइक सबसे ज़्यादा अच्छा है, इसमें सीटी नहीं बजती।
तीन विषय हैं, लेकिन ये जो विषय जिनका इन्हें जिक्र किया, अछूत कन्या और वहाँ का, मेरा ख्याल वो तीसरा विषय है। हम पहले जो विपरीत परिस्थितियों में हमारा सिनेमा है उसका पहले जिक्र करेंगे, उसके बाद समय मिला और बाकियों को सुनने के बाद मुझे थोड़ा संकोच तो नहीं, थोड़ी हिमाकत लग रही है कि इतने क्रिएटिव पीपल बैठे हैं, चार क्रिएटिव पीपल के बीच में मुझे कहा गया कि आगाज़ करें। मुझे याद आ रहा है, एक हमारे ह्यूमरिस्ट होते थे, व्यंग्यकार होते थे, कवि भी थे वैसे तो, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, फ़िक्र तौंसवी, नाम सुना होगा आप लोगों ने फ़िक्र तौंसवी का, नई जनरेशन ने शायद सुना ना हो, लेकिन फ़िक्र तौंसवी बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। तो उन्होंने एक छोटा सा व्यंग लिखा था, तो ये है खुदा का, भगवान का एक पत्र जो उन्होंने एक लेखक, एक क्रिएटिव राइटर या एक कवि को लिखा था। तो कवि का नाम, असली नाम तो कुछ और होता है, लेकिन जो भी है हमने कवि का नाम बना लिया है। उस कवि ने लिखा था, मेरे प्रिय प्यारे लाल, तुम बहुत अच्छी कविता करते थे, हमेशा मेरी तारीफ़ करते थे, मेरे लिए अच्छे अच्छे पैगाम भेजते थे, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे फल फूल और कुछ चढ़ावा भी चढ़ा देते थे। लेकिन आजकल आपको क्या हो गया है? आपने हमारी मुखालफत करनी शुरू कर दी है, आपने हमारे विरुद्ध लिखना शुरू कर दिया है। देखो कविराज श्री प्यारे लाल जी, इन चीज़ों से आप बाज आ जाइए, और अगर आप बाज नहीं आए तो मैं कवि से क्रिटिक बना दूंगा। तो यही हमारी हालत है, हम कवि तो रहे नहीं लेकिन क्रिटिक ज़रूर बन गए हैं। अब होता ये है कि जो खुदा होता है या जो भगवान होता है, जो आपको अभिशाप दे सकता है, वो तो वही है जो सत्ताधीश फिक्स करता है। अगर सत्ताधीश ने कर दिया कि यही भगवान है, तो आपके पास कोई और चारा नहीं है, उसी को भगवान मानना है। और उसी को भगवान मानते हुए हमने क्या किया? बहुत फिल्में बना दी, ऐसी फिल्में बनाई कि जो सांप्रत सत्ता जो भगवान बनाती है, जब स्वयं भगवान बन जाती है, उसके लिए जिसे कहते एक माहौल पैदा किया। बहुत सी फिल्में बनानी शुरू की, और मैं जिक्र कर रहा हूँ, कश्मीर फाइल्स है, केरला स्टोरीज़ है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि फ़िल्म इंडस्ट्री इटसेल्फ, आज की फ़िल्म इंडस्ट्री इटसेल्फ, उसमें भी जिसे कहते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स के गुट बन गए हैं। बड़े बड़े गुट तो नहीं बन गए, कह सकते हैं कि जो इस चीज़ में बहुत गर्व ले रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, चाहे वो अक्षय हो, चाहे वो प्रसून जोशी हो, चाहे वो पंडित अशोक पंडित हो, ऐसे बहुत से नाम हैं, लेकिन चलिए उनका जिक्र नहीं करते। तो आज मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा दो छोटी छोटी फिल्मों का, और सिर्फ थोड़े बुलेट पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। आज की सबसे सक्सेसफुल फिल्में आज क्यों सक्सेसफुल हुई, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि हर भगवान को की पर्सोनिफिकेशन जो आजकल चल रही है, उसी पर्सोनिफिकेशन का, जैसे कहते हैं इनकोमियम लिख के उनके ऊपर क्या कहते हैं, चारण पद्धति से प्रेज़ करते हुए अच्छी बन गई हूँ। मैं दो फिल्मों का जिक्र करूँगा थोड़ी देर के लिए, और बाकी बुलेट्स पॉइंट रखूँगा आपके लिए। एक फिल्म है जवान, मैंने देखी नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा पैसे उन्होंने कमाए हैं। और दूसरी फिल्म है, कोई ऐसी फिल्म आई थी, आप लोगों को ज़्यादा याद होगा, नए लड़कों को, रॉकी रानी कुछ ऐसा था ना, आपको उनकी कोई प्रेम कथा या प्रेम कहानी कुछ होगी, चलिए छोड़िए उन बातों को। तो शुरू क्या होता है, अगर मौसम, अगर वो जवान की शुरू क्या होती है, जवान की दो चीज़ें
बहुत बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। वो ये कहता है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अरे भैया उसको समझाओ कि मौसम नहीं बिगड़ने वाला, मौसम तो ऑलरेडी बिगड़ गया है। और वो जो मौसम और माहौल इथॉस है, उसके मेन एलिमेंट्स, उसके मुख्य अवयव क्या हैं, और उनके मुख्य अवयव बेसिकली उनके मुख्य एलिमेंट्स क्या हैं। पहला मुख्य एलिमेंट्स जिसके लिए बार बार जवान इशारा करता है, चाहे किसी तरह से इशारा करता हूँ, मुझे उससे लेना देना नहीं, पर इशारा ज़रूर है। वो इशारा है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद भी, टू सिंप्लीफाई थिंग्स, मैं थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, राष्ट्रवाद का आधार आज के ज़माने में सिर्फ 3 है। पहला आधार क्या है कि राष्ट्रवाद एक आक्रामक मर्दाना बिहेवियर पे डिपेंड करता है। और वो जो आक्रामक मर्दानगी है, आक्रामक मर्दानगी, या उसे कह लिए विषाक्त मर्दानगी, जो भी शब्द आपको इस्तेमाल करना है ये आपकी चॉइस है, मैं उसमें नहीं पढ़ता। वो विषाक्त मर्दानगी को क्या जवान तोड़ता है या नहीं तोड़ता, मैं आपके, बट लेकिन राष्ट्रवाद के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये रहे। और दूसरा, राष्ट्रवाद के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये राष्ट्रवाद अधिक संख्या वाले लोगों का है। और अधिक की संख्या वाले लोग तब तक पनप सकते हैं, जीवित तो छैल जो होना सो हो, जब तब तक पनप सकते हैं जब तक उनका एक मरकज़ ना हो, उनका एक जिसे कहते हैं रेफरेंस ना हो, जिससे वो नफरत कर सकें और जिसको कह सकें कि ये हमारा दुश्मन है। क्योंकि उनके पास अपना तो कुछ है नहीं, जो भी अपना है वो कोई अतीत का गौरव है कि 5000 साल पहले हमने ये किया था, 5 साल पहले हमने यूक्लिड की वो ढूंढ ली थी, ढूंढी होगी भाई, लेकिन आज कहाँ है? अपना उनके पास कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? जो किसी दूसरे का है उसको तोड़ो, उसके एक मुद्दे पे आप अपनी चोट पहुंचाए और कहें कि देखो हमने उनको तोड़ दिया, हमने उनको हरा दिया और हम बहुत बड़े हो गए। तो कहने का मतलब दूसरे को गिरा के अपने आप को ऊंचा करने का ये एक राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा है। और तीसरा क्या है? धर्म। अब हालात ये हो गई है कि कौन सा धर्म? सनातन है, वैदिक है, हिंदू है, उन सब का हमने बहुत अच्छा किया, वी वर ब्रिलियंट। हमने उस सब को ट्रांसलेट करके, नॉट ट्रांसलेट इज अ रॉन्ग वर्ड, रिड्यूस करके हमने सिर्फ एक कर दिया। उसके लिए उसने उसका एक टाइटल कर दिया राम। ठीक है भाई, राम है, लेकिन राम भी कैसा? जो आक्रामक मर्दाना हो। बड़ी अच्छी फिल्म बन रही थी RRR, आपको याद होगा। वो अच्छा भरा, बड़ा सुंदर लग रहा था। जो हीरो था, क्या नाम था उसका, जो भी था, साउथ का कोई हीरो था, बड़ा सुंदर लग रहा था। उसे अंग्रेजी सोल्जर्स की ड्रेस में, बड़ी तने हुए बेल्ट के साथ और बड़ी चुस्त जिसे कहते हैं पतलून में, बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं, बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी पतलून उतरवा देंगे, उसको धोती पहनाएंगे, उसका ऊपर का शरीर नंगा रखेंगे और अपने पुष्ट नाव दिखाते हुए वो बंदूक छोड़ के तीर कमान चलाएगा और ऐसा लगेगा कि राम का अवतरण हुआ है, जबकि वहां उसकी जरूरत नहीं थी। तो इसी तरह मैं जिक्र कर रहा था बहुसंख्यावाद का। पद्मावत ले लीजिए, क्या कर रही है पद्मावत? बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। पद्मावत इसलिए चली, बहुत लोग, ठीक है जौहर था कुछ था, क्योंकि ये उसमें एक भव्यता थी। और उस भव्यता में हम क्या दिखा रहे हैं? इट इज नॉट द ग्लोरिफिकेशन ऑफ लेट्स से आवर हिंदू कल्चर और राजपूत कल्चर, जो भी है, इट इज बिकॉज ऑफ इट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रूव इट, कि हम जो एक इस्लाम है, जो मुसलमान हैं, उनको हम
उनके विरुद्ध ये हो रहा है। सो बेसिकली इट इज डिपेंडिंग ऑन हेटेड। केसरी में आप शौर्य दिखा सकते थे और शौर्य है, लेकिन किसकी कॉस्ट पे? मुसलमानों की कॉस्ट पे, अफगानों की कॉस्ट पे। क्यों? आप अपना शौर्य बताइए। उस शौर्य के लिए आपको कोई आधार नहीं चाहिए कि मैं इसके ऊपर जिंदा रहूंगा। और अब मैं ज्यादा इसमें नहीं करूंगा, आई विल जस्ट सिमिलरली। लेकिन बात यह है कि जवान फिर भी चली, उसने ऐसा काम नहीं किया जो पद्मावत भी चली, लेकिन वो उसके वजह थी। जवान ने एक बड़ा काम किया। जो आज का फिल्म मेकर है या आज का कवि है या आज का है, अगर वो अपने आप के प्रति ईमानदार हैं तो आप इस किस्म के राष्ट्रवाद से और हमारा राष्ट्रवाद है, जो भी राष्ट्रवाद है, जो भी धर्म है, वो एंटी जेंडर, एंटी माइनॉरिटी और एंटी दलित तो होगा ही, बिकॉज इट इज इनहेरेंट इन दैट, वो उसके अंदर धंसा हुआ है। आप इन चीज़ों को उससे निकाल नहीं सकते, वो धंसा ही रहेगा। यू कैन नॉट, जिसे कहते हैं आप लीपालोपी कर सकते हैं, लेकिन आप उससे निकाल नहीं सकते। तो जवान क्या करता है? जवान यही करता है कि वो मौसम बिगड़ने में उसको सुधारने वाला हूँ। और कैसे सुधारता है कि आपके चारों बाजू एक किलेबंदी हो गई है और अच्छा कलाकार है। अब वो किलेबंदी के अंदर उसकी जो घुंघलाहट है उसको दूर कैसे करेगा? वो उसके पास सरकारी साधन तो है नहीं कि बुलडोजर चला के अपने अंदर जो हम गिले में कैद हैं उससे निकल जाए। और अगर मान लो बुलडोजर उसके पास आ भी गया तो अपना घर जला के तो दिवाली नहीं मनाएगा ना, अपना घर तो नहीं जला सकता ना वो। तो क्या करता है? वो एक सेंध लगाता है। वो जो सेंध लगाना है इस माहौल में, इस बिगड़ते मौसम में, वो सहन जो है, यू कैन गिव इट एनी नेम, उसको हमने विध्वंसकारी बोलते हैं, आप कुछ भी बोलिए, वो जो सेंध लगाना है वही कला है। और वो जवान इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट कहीं ना कहीं वो कर लेता है। सॉरी, मैं खत्म करता हूँ। अभी सेकंड में बोलना है, इसके बाद फिर आपका चांस। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक मुद्दा खत्म कर लें, ये मुद्दा खत्म कर लें। सिमिलरली पठान, जो उनकी पहले फिल्म थी, उसने भी बहुत कमाया। पठान भी क्या करता है? पठान इज एन आउटसाइडर, मुस्लिम है, अफगानिस्तान से आया, भारतीय नहीं है, वो नौकरी से निकाला हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो ये जो सेंध लगाने का काम है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, वही उसको एक अच्छी फिल्म भी बना देता है। और ऑफ कोर्स आजकल अच्छी फिल्म बनाना, आप कहते हैं हमारा नरेटिव बदल गया, कोई नरेटिव बदला नहीं है। कभी आप जिक्र करेंगे तो हमारा नरेटिव कोई बदला नहीं है। हमारा नरेटिव बदला है 60s 70s, लेकिन जो हमारा नरेटिव जो है, जब हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, जब हमारी वैचारिक मंथन हो रहा था, उसके बाद जो बिगड़ा है उसके उतना वापस अभी तक नहीं आया। उसके बाद जो हमारा जो वैचारिक मंथन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और किसी भी क्रिएटिविटी के लिए, किसी भी सेंध लगाने के लिए एक देश में या किसी जगह भी वैचारिक मंथन होना बहुत ज़रूरी है। आइडियोलॉजिकल चर्निंग इज़ ए मस्ट। विदाउट एन आइडियोलॉजिकल चर्निंग you cannot create a great literature, a great film or a great painting for that matter. और दूसरी फिल्म मैं हल्का सा जिक्र करता हूँ, लेट्स से द सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म आपकी वो प्रेम कहानी, जो भी प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी देखिए, पहली फिल्म, मतलब उससे पहले एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, मैं उसका जिक्र करूँगा। वो फिल्म थी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। मैं पहले तो प्रेम कहानी, ठीक है, दो तरह की प्रेम कहानी है। एक ओल्डर कपल की, रोमांटिक है, चांदी है, सब कुछ है और सुंदर लगते हैं दोनों, उस उम्र में भी कुछ भी कहिए। और दूसरी कहानी है कि हेयर इज ए, लोग हैं जो अपना जो एक पैटर्न है, फैमिली का पैटर्न है, जो एक संस्थाएं हैं,
उनको तोड़ती है। और जो मर्दानापन भी है उसका, वो जो खुली छाती लेके और खुले कलरफुल कपड़े डाल के वो अपनी छाती दिखाता है, बाद में वही लड़का जो है बाद में जैसे कहते हैं कथक डांस भी करना शुरू कर देता है। और वही लड़का है जो ब्रा पहनना भी ब्रा का भी एक टेस्ट देता है। सो वो जो है आक्रामक मर्दाना को तोड़ना बहुत ज़रूरी था और उसने बड़ी होशियारी से ये काम किया और फिल्म दोनों तरह से एक अच्छी कला भी बन गई और एक सक्सेसफुल फिल्म भी बन गई। और ये मानते हैं कि ये जो मर्दानगिरी है ये हिंदी फिल्मों में टूटेगी नहीं। इससे पहले एक और फिल्म बनी थी, लड़की को देखा तो कैसा लगा, बड़ा सुंदर, जिसे कहते हैं ना फूलों वाला गाना है, अगरबत्ती की सुगंध वाला गाना है। और उसमें भी जो हीरो होता है वो जो कहते हैं उसको पता है कि उसकी जो बिलवड है एक छोटे शहर की है, कस्बे की है, वो कस्बे में जाता है और वो जो बिलवड जो एक लेस्बियन भी है उसको स्वीकारता है और अपनी सो कॉल्ड मर्दानगी से कॉम्प्रोमाइज़ करके एक उसी स्तर पे आता है। ये लेकिन ऐसी फिल्मों का कभी जिक्र नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम फिर जिक्र करेंगे जिनका जो फिल्मों का जिक्र करेंगे। मैं इसके साथ पहला पार्ट ख़त्म करता हूँ, बाकी संचालक जी के हिस्से छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रंजन जी। अब आपसे जो गड़बड़ हो गई मुझसे, असल में मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट की थी वो इसलिए की थी कि जो बाकी वक्ता हैं हमारे बड़े फिल्मकार इस देश के और जिनके सिनेमा को देख कर के बहुत सारे लोग अलग अलग विधा में, जैसे मुझे पहले नहीं मालूम था, इससे पिछले सेशन में नवीन कुमार के बारे में कि वो कवि थे, कवि भी हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती। श्याम बेनेगल की एक फिल्म एक है जिसमें राज बब्बर और वो एक महाभारत के उससे है, मैं नाम ही भूल गया उसका, वो कलयुग अगर नहीं होती तो ये जितने भी ये सीरियल चल रहे हैं, ये जितने थ्रिलर और ये सारा का सारा वो बेसिकली वहाँ से तय होता है सारा। ये 3 या 4 जगह मैंने पढ़ा और बाद में नीरज पांडे से लेकर के और जो अंजुम रजब अली से लेकर और तमाम सब जिन्होंने गोविंद निहलानी की फिल्म लिखी, गोविंद निहलानी की फिल्म द्रोह काल नहीं होती तो एक सीरीज़ ऑफ जो एक वो पूरा का पूरा माफिया और डॉन और उसको दूसरे ढंग से डिपिक्शन जो है उसका, वो एक कल्ट फिल्म है उस तरीके से। तो मैं पहले हिस्से में जो पूछना चाह रहा था वो मामला उल्टा हो गया, क्योंकि मैंने कहा था 1937 की फिल्म अछूत कन्या, जो कि उस समय की प्री पार्टीशन की बहुत ज़रूरी फिल्म, और दूसरी फिल्म एक आदिवासी जीवन पर, वहाँ से आरंभ करके हम आज़ादी तक आएंगे और आज़ादी के बाद के जितने भी दशक हैं, क्योंकि एज ए फिल्म स्टूडेंट आज़ादी से पहले का जो सिनेमा है वो हमको ये लगता है कि सारा भक्ति वगैरह हरीशचंद्र से लेके और पौराणिक और मिथक और तमाम सब वो बात समझ में आती है कि अंग्रेज़ों का ज़माना है और आप बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर सकते और तो आप अपने सारे कैरेक्टर्स और एक उस तरह की फिल्म में जाएंगे। दूसरा, बाद में भारत हो गए, मनोज कुमार की फिल्में थी, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया, चूँकि हम खेतीहर समाज से औद्योगिकरण की तरफ आ रहे हैं तो कन्हैया लाल एक करते थे जिसमें सूदखोर है, ब्याज लेता है। 1957 की फिल्म है मदर इंडिया, जो उससे पहले महबूब खान साहब ने 1940 में बनाई थी, औरत के नाम से उसका रीमेक थी, लेकिन उसमें एक सूदखोर है, खेतीहर समाज है, उसकी एक कृषि समाज, और धीरे धीरे वो जब औद्योगिकरण की तरफ आए तो किस तरह से एक इंडस्ट्रियलिस्ट और उसके आदमी जो हैं वो शोषण कर रहे हैं गरीब लोगों का। और उस वाले सिनेमा में हम देखते हैं कि मनोज फर्स्ट नेहरूवियन मॉडल के बाद के 10-20 साल में जो भारत की इमेज बनी थी, मतलब मनोज कुमार वाली, वो शिफ्ट होती है विजय, मेरा नाम विजय है, यानी कि अमिताभ बच्चन की फिल्म के बिगिनिंग में फुटपाथ पे पैदा हुआ लड़का किस तरह से आखिर में बिल्डिंग का मालिक, और साथ में परवीन बॉबी और जीनत अमान, चाहे वो अपनी आत्महत्या कर ले या मारा जाए वगैरह वगैरह, उस नायक के बारे में। और उसके बाद उदारीकरण के आसपास द होल कॉन्सेप्ट ऑफ राहुल
राहुल बजाज भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं, कोई भी। हर तीसरे उसमें एक नाम आता था राहुल। बाजीगर, डर शाहरुख खान का सिनेमा है, और इधर इस सेंचुरी में मतलब कि, तो मैं चाहता था कि रंजन जी चूँकि स्कॉलर आदमी है तो वहाँ से शुरू करेंगे क्रोनोलॉजिकल ढंग से, लेकिन उन्होंने कंटेम्प्रेरी से शुरू किया तो कोई बात नहीं, हमको अच्छा ही लगा कि उन्होंने जवान से किया। और फिल्म चलती क्यों है, कितने लोगों ने देखी, आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि जब आप मल्टीप्लेक्स में फिल्म का टिकट लेने जाते हैं तो जो समोसा और पेप्सी लेते हैं तो वो भी उसमें इंक्लूड होता है कि टोटल कितना उसका हुआ। अगर 100 करोड़ क्रॉस कर गया तो उसमें उसका भी पैसा होता है, उसकी पूरी इकोनॉमिक्स दूसरी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसको देखा कितने लोगों ने। जवान का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, क्योंकि आज की तारीख में UFO से होता है ना, अभी आप ऐसा नहीं कि प्रिंट आ रहा है नकली टिकट छपवा लें। आप एक टिकट कहीं खरीदेंगे द्वारका के किसी छोटे थिएटर में, उसकी खबर उसी समय ठीक बम्बई में बैठे हुए डिस्ट्रीब्यूटर को भी होती है और सारी एजेंसीज को होती है। टोटल 2.6 मिलियन, मतलब 2.6 मिलियन टोटल, उसको 26 लाख लोगों ने देखा है, जिसमें 1200 करोड़ का टर्नओवर है टोटल। 26 लाख लोगों ने भारत जैसे देश में। बाकी सेशन जो साहित्य के चल रहे थे उसमें बहुत चर्चा हो रही थी। कल एक अल्पसंख्यक वाला मैं सुन रहा था, उसमें एक अल्पसंख्यक लेखक का ये कहना था, जी सही कहा। तो अब हमको उसमें ये था कि हम नंबर पे जाएं कि कथ्य पे जाएं, कि हम उसको देखें कैसे, असल में हमारी देखने की आदत किस तरह से डेवलप हो। हमारा टाइम तो लगभग अब समाप्त प्राय हो गया। हमने जैसे जिस तरह से चीज़ों को समझा, देखा और आगे बढ़े, लेकिन इसमें जिनसे मैं प्रभावित हुआ था, जो उससे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वो गौतम घोष। मैंने पहली फिल्म जो देखी थी वो पार देखी थी, माँ भूमि नहीं देखी थी, और उसमें शबाना आज़मी और नसीरुद्दीन शाह थे। और ये वो समय था कि उदारीकरण शुरू नहीं हुआ था, और कहीं ना कहीं वो फिल्म, उसके जो नायक है शबाना आज़मी, रमा नौरंगिया, उसमें नसीरुद्दीन शाह है। गांव से निकल कर के शहर में काम करने के लिए कहीं जाते हैं, जो काम नहीं मिलता, और आखिर में उनको जो सुअर हैं उनको नदी पार कराने का काम मिला है। अर्बन एंड रूरल, इस कॉन्फ्लिक्ट का जो डिपिक्शन है थ्रू टू कैरेक्टर्स, और जिसको सिनेमा कहते हैं, इफ सिनेमा इज एन इमेज और सिमेट्री ऑफ इमेजेस, कैसे कर ली वो फिल्म, कैसे। गौतम सर आप बताइएगा उसके बारे में फर्स्ट लिटिल बिट अबाउट, क्योंकि वो उसका एक एक दृश्य इतना 40 साल पुरानी फिल्म है, लगभग 39 साल पुरानी, 1984 की। अर्बन, रूरल टू अर्बन, एंड कैसे आप, समरेश बसु की कहानी पर है वो फिल्म। Say something about that in today's context also, the whole conflict of urbanization in the new media also. That will be the second part. You can come here. Good evening, ladies and gentlemen, respected speakers and friends. पहले मैं बधाई दे रहा हूँ हंस जैसा एक ट्रेडिशनल मैगज़ीन को रिवाइव किया है राजेंद्र यादव जी ने। उसके बाद जो टीम ये चला रहा है उनके लिए एक बड़ा क्लैप। अनबिलीवेबल, बिकॉज यू नो स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल, एंड अपना देश के कोने कोने में ऐसा बहुत सारे स्मॉल मैगज़ीन है in different languages which are marvelous and still continuing. Now, of course, you know, I'll come back to his question or observation about PAR. Before that, I must sort of confess that when we made PAR, there was no digital. Whatever we did, everything was physical. You have to cross the river. Nasir was drowning twice, but he was saved by the lifesavers. And perhaps, you know, he didn't know swimming well. He knew swimming,
but that was a kind of a dog stroke at Sea Rock swimming pool, but not a real swimming to cross the Ganges of July, impossible. But Shabana knew it very well. Anyway, that was a very metaphoric scene for all of us that we have to cross. However, you know, when I met Par, मेरे ख्याल से उसमें एक बैकड्रॉप में मुशायर और राजपूत लैंडलॉर्ड का एक फ्यूट का कहानी है. Not कहानी, it's a moments. Structure was not very strong narrative, it's a non-narrative structure. मगर वो कहानी हम लोग जो बनाया mostly for educated audience, for urban and semi-urban audience, for the critics, for the film festival all over the world, and that was our purpose. Lot of people ask me, आपने जो बनाया उनका हाल क्या है, उनको अब दिखाया है फिल्म जो मुशायर कम्युनिटी या उनका फ्यूड हो रहा है बिहार में? I said no, I didn't want that. But now just imagine, because of technology, they can see the film everywhere, at every corner. So abhi kya hai, it's a very interesting stage because technology has suddenly changed everything. Perception changes, perception of the filmmakers, perception of the audience too. Cinema is not alone. Now you have audiovisual bombardment when you get up from your bed till you go to the bed at night. So from that you have to find cinema. Cinema is an art, and you know, आज का जिक्र है हिंदी film, Hindi literature. So, but you know, we have films in many languages. I have made so many films, but people अभी तक पार का बारे में क्यों बताते हैं? Because it was in Hindi. So, it's there all over the country. Films are being made, and whether it's like literature, there are so many great literature didn't work with the readers. छपा नहीं, one edition के बाद बंद हो गया. Then after 20 years, people discovered, my God, this was a fantastic literature. So is cinema, you know. कितना चला कि नहीं चला इसका ऊपर, it doesn't depend. Of course, you know, if it runs, you know, it's a great employment for so many people. But cinema अपनी जगह में है, like music. वही अपना सुर पे है music. So is cinema. And it's always, I find it's very, very funny then when we sort of explain that certain kind of films, you know, it's really hitting the mass. Which mass, which audience? Because of our unfortunate country, we couldn't really educate our population. A small section are really educated, but not literate at all. But cinema can really reach them, because that's why what we have been discussing about the films which really hit the box office and reached to the masses. But I think, you know, there are certain films which doesn't initially, but it continues, it remains for posterity. And another very important aspect in today's India, that it is a really multi-layered society. And although we are trying to make a homogeneous one where people are getting urbanized, even in the village through the mobile, they're getting urbanized, means they are sort of exposed to advertisement, they're exposed to many things which they don't have, but they're exposed. Perhaps they're dreaming. So here cinema is trying to create that dream, and in our mythology you find so many dreams, so many mysteries, so many magic. And that was a perfect instrument for cinema right from the beginning. But today I think, you know, this new digital cinema has entered into the common people. There are two kinds of films. One is a popular film,
huge big budget film, good. You know, I have nothing against those films. They are doing fantastic in big theaters, in multiplexes, everywhere, in single screen. But through YouTube, you can find plenty of interesting shorts, documentaries made by young boys and girls. They are truly dedicated. They're trying to rediscover our country. That's fantastic. Certain things you don't know, you know, through the mainstream media or, you know, exposure. But through these small little YouTubes, I find another India, another layer of India. That is a real inspiration for all of us, for the filmmakers. Because, you know, filmmakers always, you know, it's a learning is reciprocate. And we learn from the predecessors, the great masters, and also we interact with the new filmmakers. That's very exciting. And I'm sure that too in literature and Hindi literature, perhaps you're all interacting with different generations. And I'm sure that that will remain. But you know, why we make films? Because it's a kind of a memory. And filmmakers all over the world, in our country, in other countries, in other subcontinent, we are all stitching a long garland of memories. And really, this cinema can preserve the memories of time. That's very important. Thank you very much. समय का असल में बड़ा वो रहता है, हर सेशन में ही होता है, यहाँ इसमें भी हो गया। समय बड़ा सापेक्ष होता है, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए समय ही नहीं होता है असल में। तो वो इसमें भी यही हुआ। जैसे रंजन जी से पूछा था, वहाँ से शुरू करेंगे। इसमें हमको ये लगता है कि मैं इस फर्स्ट उसमें जो था 5-5, 7-7 मिनट इसलिए चल रहा था कि इसमें हम लेंगे जो दलित कम्युनिटी है या जो विमर्श हैं वो सारे के सारे सिनेमा में कहाँ से शुरू हुए थे और किस तरह से मतलब कि या तो गायब हो गए हैं आज या फिर हाशिए पे चले गए हैं, कोई बात नहीं। अब सेकंड पार्ट में गौतम भाई जो हैं वो ये बोलेंगे जो एक तो तमिल हमारा जो तमिल सिनेमा है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं इससे पहले कि गौतम इसमें इंटरवीन करें, भारत का जो तमिल सिनेमा या जो हम दक्षिण भारतीय सिनेमा कहते हैं, इंडिपेंडेंट सिंगल थिएटर जिसको बोलते हैं, जो पूरे उत्तर भारत में लगभग ख़त्म हो गए। भारत में 5300 से ज़्यादा थिएटर नहीं है, जिसमें सिंगल थिएटर की संख्या 2500 के आसपास है। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो तमिलनाडु में है। आज की तारीख में तमिलनाडु के अंदर अगर आप कोई नैरेटिव या कहानी बनाते हैं, आपकी फिल्म 40 या 45% गाँव पर आधारित नहीं होगी या गाँव का कैरेक्टर नहीं होगा, वो शहर आए या शहर का गाँव जाए, आपकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसी तरह जो आपका नायक होगा वो कहीं ना कहीं द एलिमेंट ऑफ दलित कम्युनिटी जिस तरह से नैरेटिव में जेल होती है। यू वांट टू से समथिंग? Well, you know, it's the entire scenario of Tamil cinema is so different than the North. Well, you know, if you go to Chennai, you find a show time 6:30 in the morning. 6:30 in the morning. The workers, after the night work, they go and have a little booze and straight go to the movie theaters. And what they see, they try to find out the hero, whether it's a hero in those days of MGR and many others, even now the big heroes, Rajinikanth, Kamal, their characters are Dalit. They're not Brahmins. They're Dalit. And the working people of Tamil Nadu can identify with those characters. It's very interesting, and very carefully Tamil cinema right at the time of DMK or Karunanidhi or before that, they try to use cinema as a tool of propaganda. Very, very strong tool of propaganda. And they were successful. I remember I'd seen one film
in Gemini. It's a preview of MGR film where MGR is a Dalit, but he actually dressed like a Robin Hood. Like a Robin Hood. And you know, he's fighting the oppressor, he's fighting police and fighting the oppressive forces. And I remember there was an intercut shot from a guava tree. Jayalalitha bites on a guava and starts singing. She liked that. That is also a rural woman. She liked the heroism of MGR. But all those films, MGR, all the costumes were basically AIDMK flag color. So it's a very interesting phenomenon, I think, in South. It's a different ball game altogether. Whereas in Malayalam cinema, it's different. It's a different, totally different. It's a different. Absolutely. Maybe that next intervention. So yeah, it will come because you know, later on. So, आप कल्पना What he कर says is very interesting, I'll tell you, and particularly for those if they have not seen Mani Ratnam's Iruvar, film Iruvar, which traces back the relationship between Karunanidhi and M.G. Ramchandran. And when they split, Karunanidhi was responsible to bring M.G. Ramchandran in politics. And when they differed, by that time M.G. was much more popular than Karunanidhi, though he was a script writer. And if you trace the films which MGR made, was based on the constituency from where he was going to get elected and what was the majority percentage of those people in the constituency. That used to be the protagonist of his film. So whether it would be rickshaw driver or something what he comes, and I think Sadanand Menon has really done a great political analysis. And surprisingly enough, N.T. Ramarao and Krishna Jayalalitha, still nobody has used cinema for political gain as much as it has been used in South. जी आपके ही पास आ रहा हूँ मोहन जी एक सवाल लेकर के और वो आपको उसका जवाब या वो जो बहस का हिस्सा होगा वो आपको हिंदी में करनी है बाय द वे एक मैसेज भी आ गया कोशिश करता हूँ ठीक है नहीं वो अभी जो नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा लेकिन गौतम सर ने जो बोला अभी और एमजीआर का जो जिक्र उन्होंने किया कि एक रॉबिन हुड की भूमिका में एक दलित जो है वो फिल्म का नायक हो सकता है। आप उत्तर भारत नहीं हिंदी सिनेमा की जो हमारी जितनी भी टेरिटरीज़ हैं उसमें आप कल्पना करके देख लीजिए कि कितने दलित जो हैं अभी भी जिसको हम कहते हैं कि एक वो साम्राज्यवादी वो एक एक्चुअली मेरी किताब का भी हिस्सा है वो उसमें बिल्कुल सेम यही जिक्र है कि हम अपने फ्रेम को फिल करते हैं संजय भाई। उसमें अगर एक मुसलमान दिखाते हैं तो कितने सालों तक अभी पिछले 10, 20, 30, 40, 50 साल का जो सिनेमा आप देख लें तो उसमें एक टोपी वाला होगा और पान उसके मुंह में ज़रूर होगा। घर का नौकर होगा तो वो रामू ज़रूर होगा कंधे पे अगोछा रखे हुए जो निश्चित रूप से नेपाल का होगा। और अगर कोई दक्षिण भारतीय की एंट्री होगी उसका एक टीका होगा जो बहुत ऐसी हिंदी में बोलेगा जो आपको चुटकुले की तरह से लगेगी वगैरह वगैरह। तो हिंदी का जो ये फिल करता है पूरा फ्रेम और जिसके बाद में जो बड़े वर्जन जो आए हैं सीरियल की फॉर्म में जिसमें पूरा मेकअप वेकअप करके रसोई घर से लेकर के ड्राइंग रूम में कुछ स्त्रियां या कुछ पुरुष खड़े रहते हैं और डायलॉग की डिलीवरी करते हैं वो सारे के सारे उसमें भी इसी चीज़ को आगे ले जाते हैं। हम उसके बारे में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो पहले ही गौतम भाई ने कह दिया कि सिनेमा को आप हमारे यहाँ तो सिनेमा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में आता है। पूरी दुनिया के देशों में सिनेमा जो है कल्चर का हिस्सा है। सिनेमा को गौतम भाई जो है वो संगीत की विधा की तरह से लेते हैं। उसका ख़रीदने बेचने और वो एक अलग चीज़ है उसकी जो इकोनॉमिक्स है। मैं यहाँ पर जो बात करना चाह रहा था फर्स्ट अछूत कन्या के विषय को लेके मैं आ रहा हूँ मोहन आगाशे जी पे। संभव होगा आपके लिए जितना अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल करें लेकिन अगर आप अपनी बात रखेंगे हिंदी में तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। आप के पास इतना अनुभव है एक भारत के इतने बड़े फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्म सदगति में आपने अभिनय किया
दो ही पात्र हैं उसके अंदर मुख्यतः। प्रेमचंद की कहानी शायद उसका ओरिजिनल टाइटल मुक्ति है मेरे ख्याल में, सदगति, हाँ। और उसका ही जो वो नायिका है, नायक जो हैं, जिसमें ओमपुरी ने रोल किया दुखिया का, और उसमें जो ब्राह्मण का रोल किया मोहन आगाशे सर ने। फिल्म को जितनी देर आप देखते हैं, आपके भीतर जो उपजता है, मैं उस पर अधिक नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने उस फिल्म को कई लोगों को दिखाया भी, और जब देखा था, और हमारे तो खैर फिल्म डायरेक्शन के कोर्स में वो हिस्सा भी थी। 1981 की फिल्म है, अब 1981-82 की फिल्म है, 40 साल हो गए। इस 40 साल की लंबी जीवन यात्रा में हिंदी का सिनेमा, आपने इतनी सारी हिंदी की कन्वेंशनल कमर्शियल मेन स्ट्रीम फिल्में भी की, आपने जब्बार पटेल की जैत रे जैत से लेकर के कितनी आर्ट हाउस फिल्में की, आप नई जनरेशन के साथ किस तरीके से जुड़े रहे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के निदेशक के तौर पे। आपसे संयुक्त ये एक सवाल होगा कि आज आप सदगति फिल्म के बहाने से इस दलित विमर्श को OTT प्लेटफॉर्म जो आजकल आधुनिक वो है, जिससे भी आप जुड़े भी हैं, बाकी 40 साल के उसमें कहाँ पर है दलित? और वो जो फिल्म आपने जब की उसमें जो ब्राह्मण है वही उसके शव को खींच करके जब ले जाता है वहाँ पर, कितनी उसमें मतलब कि लिबर्टी ली गई थी डायरेक्टोरियल स्टेटस पे। असल में क्या कहना चाहते थे आदरणीय श्री सत्यजीत रे, आपका संस्मरण की तरह से हो या आपका कथ्य हो, आप उस फिल्म से आरंभ करके दलित विमर्श आज कहाँ पहुँचा है, ये आपसे सवाल है। धन्यवाद, अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैं सारे वक्त जो बोल रहे थे तो विपरीत वास्तविकताओं को बीच झूलता हिंदी सिनेमा। ये तो मैं जब परीक्षा देता था और किसी सवाल का जवाब नहीं आता था, तो जो जवाब आता था वो मैं देता था, सवाल कैसा भी हो। लेकिन ऐसे मैं कोशिश करूंगा, जो सवाल है जो आपने पूछा है, और ज़रूरी है ये बोलना। वहाँ जाकर बोलूं? आवाज़ उस वाले माइक की अच्छी है कि इसकी ज़्यादा अच्छी? इस वाले माइक की ज़्यादा अच्छी है। इधर आ जाओ। एक फर्क बहुत है, फिल्म कौन बना रहा है। प्रेमचंद ने कहानी बहुत साल पहले लिखी थी, और बहुत साल बाद ये अपने टेलीविज़न की पहली टेलीफिल्म है जो मानिकदा ने बनाई थी 1981 में। जबकि मानिकदा दुनिया के मशहूर फिल्मकारों से थे, लेकिन जब मैं और ओम रायपुर पहुँचे फिल्म करने के लिए, और पहले ही दिन ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे वो अपनी पहली फिल्म बना रहे हैं। दी meticulousness for the authenticity of the reality to be projected in the film, ये तो हाईलाइट है उस फिल्म का। और मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि अस्पृश्यता या दलित समस्याओं पर बहुत सारे लोगों ने फिल्में बनाई हैं। गोविल निहलानी ने बनाई है आक्रोश, श्याम बेनेगल ने बनाई है आरोहण, तब अच्छी फिल्में बनाई हैं। लेकिन मुझे हमेशा लगता था एक तरफ से ऐसा दिखाया जाता है कि एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेड का जो नाता है वो तो आसानी से समझ जाए। काम भी इसी तरह से होता था, एक्सप्लॉइटर विलनी ऐसे ही काम करेगा ऐसा। कास्टिंग में मानिकदा ने जो कास्टिंग किया है उसका, ओम और मैं, इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत है नहीं बहुत। लेकिन दूसरी
चीज़ ऐसी है कि जब फिल्म शुरू होती है और जिस तरह से आगे जाती है, ये पता नहीं चलता। ये ऐसा नहीं है कि एक्सप्लॉइटर है और एक्सप्लॉइटेड है। हमारी संस्कृति और कल्चर इतना डीप रूटेड होता है कि जो एक्सप्लॉइट होता जा रहा है वो मानता नहीं कि मैं एक्सप्लॉइट हो रहा हूं। जो एक्सप्लॉइट कर रहा है उसे लगता नहीं कि वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसमें ड्रामा बनता है उसका। ये बहुत अभूतपूर्व चीज है और ये वास्तवता है जो फिल्म पर इस तरह से आई है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हो उनके समझ में आ जाएगी। वैसे मुश्किल ये है क्योंकि प्रेमचंद तो पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते हैं और ये समस्या जो है वो ज्यादा करके ऐसे लोगों में है जिन्हें मौका नहीं मिलता पढ़ने का। फिर ये पहुंचाना है और इसलिए मैं कहता हूं कि शब्द जिस तरह से दृश्य और आवाज में माणिकदा ने ये छोटी सी प्रेमचंद की कहानी बनाई है। जब मैं कहानी पढ़ा था तब इतना मेरे संवेदना पर रुत के नहीं गया जितनी वो फिल्म देखने, क्योंकि ये फिल्म आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चलती है कि ये जाता है कि ये ब्राह्मण कुछ तो करने वाला है मेरे लिए, इसलिए आया हूँ मैं। और अगर जा रहा हूँ तो हम भी किसी को मिलने जाते हैं तो कुछ मिठाई बिठाई लेके जाते हैं, तो उस तरह से कुछ लेके आया है। ये ब्राह्मण को भी लगता नहीं है कि आए हो, मतलब मैं आऊँगा लेकिन मेरे समय पे आऊँगा बाबा। हाँ, तो उसका ठीक है, तब तक कुछ काम करो। इस तरह से शुरू होती है और होते होते दोनों को याद भी है। वो बोलता है अरे उसे कुछ खाना दिया कि नहीं दिया, मेरे पास है नहीं कुछ, बची नहीं 2 ही रोटी है। तो बोलता है 2 रोटी से क्या होगा उनका, तो फिर नहीं देते। मतलब ऐसा नहीं है। व्हेन क्राइसिस हो जाता है तो मियाँ बीबी में भी झगड़ा होता है। किसने? मैंने कहा था। तो ये वास्तव में जो हो रहा है वो जिस तरह से होता है और एक क्राइसिस बन जाता है तब वो सबके सामने आता है। वो एक क्राइसिस कब शुरू होता है इस फिल्म में? जब दुखी चमार लकड़ी काटते काटते गिर के वहां मर जाता है और ब्राह्मण उस बस्ती में जाता है तो समझ जाता है कि कोई आने वाला नहीं है। और जिस तरह से वो लिया गया है, बहुत, आप फिर से ज़रूर देखें, मैं बहुत बार वो फिल्म देख चुका हूँ, इसके लिए कि फिल्म कैसी बनाई जा सकती है। इसलिए वो चमार बस्ती गया है, गौड़ पहले वहाँ गया है बोल के ये पुलिस का मामला है, आप मत जाइए। और वो जैसे ही ब्राह्मण वहाँ पहुँचता है, गौड़ वापस जाता हुआ दिखाई देता है, तो ब्राह्मण को पता चलता है पहले 2 वाक्यों में कि कोई आने वाला नहीं है। तो एक निवेदन करके वापस आता है और ये चाहता है कि कोई उसे मत अभी क्रॉस करे। और पहली चीज है कि वो जैसा घर वापस आ रहा है, बगल वाले पड़ोस वाले सारे ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण के घर में एक चमार की लाश पड़ी हुई है, तो हम जाएंगे कैसे। ये चाहता है कि कोई ना मिले, वो अपने अपने घर जाए। बड़ी सोच समझ के वो सीन लिया है। जैसे मैं ऐसा है, छाता लेते हुए आ रहे हैं, वहाँ से एक छाता आता है एक दूसरे, और दूसरे शॉट में
बहुत सारे दिशाओं से और छाते आते हैं और फिर उनके संवाद होते हैं। ठीक है, जो अंत में कहते हैं मानिकदा ने ऐसी तैयारी रखी थी कि अगर बोलने वाले ठीक ढंग से नहीं मिले, कैरेक्टर नहीं मिले, तो किस तरह से वो करने वाले थे वो शॉट। घाशीराम ब्राह्मण आ रहा है, छाता लेके आ रहा है, जैसे ही वो कैमरा की तरफ आता है वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ छाता दिखाई देता है। फिर दूसरे शॉट में बहुत सारे ब्राह्मण छाता लेके आ रहे हैं, एकदम यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, 5-6 छाते आते हैं और जैसे ही कैमरा में क्लोज आते हैं कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता, सिर्फ छाते दिखाई देते हैं और कॉन्वर्सेशन चलता है कैसे, जिसका अंत होता है कि आप अपने अपने घर जाइए, वो आके ले जाएंगे, मैं आपको खबर कर दूंगा। What a dramatic way to convey what he had to convey. और जैसे ही घर आता है, पहले तो बीवी, वो बीवी को मुंह दिखाना भी नहीं चाहता क्योंकि उसके पास कोई समाधानी जवाब है नहीं। और जब वो उनकी बातचीत होती है, ये इसलिए मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूँ कि लोगों को लगता है मैंने कितना अच्छा काम किया है, लेकिन मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। मतलब काम अच्छा लगता है मेरा, लेकिन वो मैंने नहीं किया है, वो माणिकदा ने किया है। माणिकदा ने इसलिए किया है क्योंकि जैसे मैं 4 शॉट में किया है, कुछ नहीं। वो ब्राह्मण घर में आता है, उसकी बीवी कपड़े टांग रही है सूखने के लिए। जैसे ही वो देखता है वो वहाँ है, उसे पता है वो मुड़ के उसकी तरफ आने वाली है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स हर ही चेंजेस द डायरेक्शन, जो हम आमतौर पे करते हैं। अगर आप रास्ते से आ रहे हैं और ये आ रही है, मुझे नहीं मिलना है, मैं तुरंत यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा, फिर भी उसे लगता है वो पीछे आ रही है। ऐसे समय पे आंखें पीछे भी होती है, तो वो क्या करता है, पहला कमरा जो आता है उसमें अंदर चला जाता है और वहाँ चारपाई पड़ी हुई है, लेट जाता है उस पर। और उसको मालूम है वो छोड़ने वाली नहीं है, वो आती है पीछे, बैठती है। क्या करने को कहा माणिकदा ने मुझे? कुछ नहीं करना, अपना हाथ जो है वो आंखों पर लो। इसे बोलते हैं दृष्टि और सृष्टि। अगर देख नहीं पाओगे तो लगता है वास्तवता है नहीं। और वो सवाल पूछती है, उसका कोई जवाब नहीं उसके पास। दूसरा सवाल पूछती है, कब आने वाले, कैसे है? तब तो और बिगड़ जाता है। तो क्या करता है तीसरे शॉट में, दूसरा सवाल पूछने पर वो जो ऐसा लेटा हुआ है वो ऐसा झुक के दीवार की तरफ अपना मुंह कर देता है। इसलिए सबको पता होता है कि ये नहीं आगे जाने वाला। और अंत का सवाल होता है तो वो फिर एक गुस्से से कहता है कि चुप भी रहो, थोड़ी मुझे सोचने दो, सोचने दो। तो जिस तरह से इंसान एक दूसरे के साथ मुश्किल परिस्थितियों में बर्ताव करते हैं, उसका सही सही दर्शन सद्गति में हर जगह हो गया है। ज़्यादा विस्तार से कहने का मन है लेकिन नहीं कहता हूँ, क्योंकि उस एक फिल्म में मैंने जितना सीखा है उतना मैंने 10 फिल्मों से नहीं सीखा। और इसीलिए कहता है कि वो जो मीडियम है वो पहले जिनको अंदर से कविता जैसी आती है ना, उस तरह से फिल्म आती है, वो बना ले। पहला टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाली कला है, वो आ गई है, आ गई थी
और लोग उसे कला मानते नहीं थे, क्योंकि जिस तरह से सिनेमा आया वो आया एक अद्भुत चीज़। एक ट्रेन आ रही है और लोगों को लगता है अपने ऊपर जा रही है, तो एक अद्भुत चीज़। और अनलाइक लिखने की टेक्नोलॉजी जब आई तो वो बुद्धिवादियों के हाथ में गई, लेकिन फिल्म की टेक्नोलॉजी आई तो वे बनिया लोगों के हाथ में गई और उसका बिजनेस हो गया। और सरासर पढ़े लिखे लोगों के साथ सबको लगता है कि शिक्षा का माध्यम पुस्तक है और मनोरंजन का माध्यम फिल्म है। इतनी गलत फहमी कहीं नहीं होती, क्योंकि फिल्म के ज़रिए अगर आपको जो माहिती देते हैं, वो अगर ऑथेंटिक नहीं हो तो गलत फहमियाँ ज़्यादा होती है। और आज का जो विषय है, आज का फिल्म उस तरीके से जा रहा है क्योंकि फिल्म व्यावसायिक लोगों के हाथ में नहीं है, फिल्म बिजनेस वालों के हाथ में है। मैं बड़े धारिष्ट के साथ विधान कर रहा हूँ, क्योंकि और ये सिर्फ फिल्म में नहीं मैं अनुभव कर रहा हूँ, यह अनुभव मैं 3 व्यवसाय में कर रहा हूँ। एक है मेरा निजी आरोग्य, हेल्थ, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है मनोरंजन। आज की वास्तवता देखी जाए, हम सब जानते हैं कि ये तीनों व्यवसायों में जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय क्रिएटिव कलाकार नहीं ले सकते। सारे प्रोफेशन बिजनेस मैनेजमेंट वाले सीखे लोगों के हाथ में है। गौर से सोचिए, सोचने की बात है। एंटरटेनमेंट आजकल जिस तरह से बन रही है, तो बुद्धि का भ्रष्ट उपयोग कला के लिए किया जाता है, तो इसलिए जो बन रही है वो कला नहीं है, वो कुछ और ही मामला है। तो बड़े सजगता से फिल्म के वास्तव को आज देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब माणिकदा फिल्म बनाते थे, गौतम ने फिल्म बनाई है, जब्बार ने फिल्में बनाई है, और कुछ साल पहले की ही बात है जब ये व्यवसाय इतना मुश्किल था, सबके हाथ में नहीं था। इसका बड़ा विवरण मैं दे सकता हूँ, लेकिन समय की वजह से मुझे माफ़ कीजिए नहीं दे सकता कि किस तरह से हम गलत रास्ते से गए हैं। और शब्दों के साथ हम 3 भाषाओं में बोलते थे। जब भी हम बोलते हैं हम 3 भाषाओं में बोलते हैं। एक आवाज़ की भाषा होती है, एक चेहरे की भाषा होती है और एक शब्द की भाषा होती है। और जैसे ही लिखना आया, 2 भाषा खत्म हो गई, एक बुद्धि की भाषा आ गई और बुद्धि से एक प्रकार का दहशतवाद शुरू हो गया। और शिक्षा में सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया। हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम बुद्धि निष्ठित है, क्योंकि पहले से कुछ लोगों को इंटेलेक्चुअली चैलेंज ऐसा प्रतिष्ठित शब्द अभी आया है, पहले मेंटली रिटार्डेड कहते थे। मतलब वास्तवता में फर्क नहीं है, बोलने में फर्क है। जैसे कि बूढ़े को बूढ़ा नहीं कहते, आजकल ज्येष्ठ नागरिक कहते हैं। बर्ताव में फर्क नहीं आया। जब मेरे अस्पताल में कोई आता था, एक लड़का अपने बूढ़े बाप को लेके,
बोलता तो था निकल दे, ए बूढ़े चल उठ निकल, लेकिन उसके साथ जो उसका बर्ताव था, ही वॉज वेरी केयरिंग। वो उसे हाथ देता था, उठाता था, मदद करता था जाने के लिए। अगर बीच में कोई गधा आ गया तो बोलता था, ए गधे दिखाई नहीं देता क्या बूढ़ा जा रहा है, कहता था बूढ़ा। लेकिन बर्ताव ऐसा था, आदर का था, सद्भाव का था। तो ये सारी चीज़ें आजकल है नहीं, और ये सारी व्यवसाय जो है वो इसलिए भ्रष्ट हो गए हैं। देखो राज कपूर ने स्टूडियो खोला, पैसे कमाए, कहाँ गए? स्टूडियो में गए वापस। कोई इस तरह से फिल्में नहीं बनाता ताकि अभी डाइवर्टेड फील्ड करे। ये सारी बिजनेस की भाषा है, इसमें पैसा मिलता है, आज किसमें पैसा मिलता है वहाँ जाओ। और आजकल के कोई सीरीज भी आप देखें, फिल्में भी देखें, जरा गौर से ध्यान से देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बुद्धि का उपयोग आप जिन संवेदनाओं को जानते नहीं उस पे गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बनाई जा रही है। एक तरफ ऐसी फिल्में हैं और दूसरी तरफ ऐसी फिल्में हैं जिसको मैं कहता हूँ पढ़े लिखे लोग दुर्भाग्य से बड़े अभिमान के साथ मुझे बताते हैं, हम जब फिल्म देखने जाते हैं सर घर पे रख के जाते हैं। ये कहने का चलना कि जब मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ मैं मेंटल टॉयलेट को जा रहा हूँ। अरे भाई ऐसी नहीं है ये चीज़। तो ये जो फर्क आया है वो फर्क इसलिए आया है क्यों अभी डिजिटल कम्युनिकेशन में ये आसान हो गया है। पहले जो मुश्किल था, जब लिखना आया तब ये आवाज़ थी वो रेडियो में आसमान में जाके बैठी, दृश्य था वो पर्दे पे जा बैठा, और ये फैमिली थी वो समझ जैसी अलग अलग हो गई। शब्द रहा किताब में, आवाज़ रहा अवकाश में, और नज़र रही पर्दे पे। लेकिन अब डिजिटल कम्युनिकेशन में ये सारी फैमिली इकट्ठा हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से 20 साल तक हम सिर्फ पढ़ना सीखते हैं, देखना और सुनना सीखते नहीं हैं। ओनली एक्टिव रीडिंग, नो एक्टिव सीइंग एंड लिसनिंग। सो इट्स हाई टाइम कि हम ऑडियो विजुअल लिटरेसी सीरियसली ले लें ताकि हम समझ सकें कि वास्तवता से क्या हो रहा है। धन्यवाद। लंबा सेशन होता तो और एक आधा घंटा तो मोहन जी आगाशे सर बोलते, हम सब सुनते, लेकिन इसके बाद हमारी एक जो सबसे यंग वक्ता हैं बम्बई से आई हैं और उनका परिचय मैं पहले दे चुका हूँ। वो सिमोन दे बोउआ ने कहा है कि अगर कोई स्त्री थोड़ी सी समझदार हो तो मैं उसमें अधिकांश शब्द डाल रहा हूँ। उनके वक्तव्य में सिर्फ अधिकांश नहीं था, पुरुष था, लेकिन मैं अधिकांश डाल रहा हूँ कि अगर स्त्री बहुत कोई समझदार हो तो अधिकांश पुरुष उससे बहुत घबराने लगते हैं। सिर्फ में उन्होंने कहा था सिर्फ कि पुरुष घबराने लगते हैं। तो अनु जी जो हैं वो दिल्ली से बम्बई गई और एक ऐसे समय में जब जो उनसे सवाल भी मैं पूछ रहा हूँ, कुछ चीज़ें बड़ी टूटी हैं वहाँ पर, मतलब कि बड़ी बोल्ड सी हो गई। OTT वगैरह पे जो नैरेटिव्स हैं जब आ रहे हैं अभी और हम देख रहे हैं उसमें, और अलग अलग तमाम इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, कुछ
जो एक दिन मैं कहीं जिक्र कर रहा था, मनोहर कहानियाँ और सत्य कथा के इतने सारे वर्जन आ गए हैं जिसको हमने कब का छोड़ दिया था, लेकिन अभी वो हर तीसरे चौथे प्लेटफॉर्म पे मतलब कि आपको ऐसा लगता है उसका विजुअल संस्करण आ रहा है और बड़े सक्सेसफुल है, जिसको देखो तो। और वही वो मांगते भी हैं कि सर सबसे ज़्यादा यही चल रहा है तो इसी पे बना दीजिए। बहुत सारे लोग बहुत परेशान भी हैं, लेकिन उस सब के बीच में बम्बई में मैं भी काम कर चुका हूँ इतने वर्ष, गोविंद निलानी की 1084 की माँ से लेकर के, और बाद में सुधीर मिश्रा के साथ कुछ एक आध फिल्में। तो मैं अनु जी से सीधे सीधे सवाल ये जो है जानना चाह रहा हूँ कि आज के बदलते समय में जो ये नायिकाएं हैं, इनकी सीरीज़ है, तीसरा सीज़न शुरू होने वाला है, आर्या, आप लोग देख रहे होंगे, 2 सीज़न हो चुके हैं। और जो स्त्री, ये सिर्फ टोकन है या बाज़ार के लिए है, सिर्फ दिखलाने के लिए? क्योंकि बाज़ार की एक डिमांड है कि स्त्री बड़ी बोल्ड हो और कुछ ऐसी निकल कर के आए, कुछ महारानी टाइप, कुछ दहाड़ जैसी, और उसमें एक एलिमेंट कुछ दलित का भी हो। ये गिमिक हैं या ये सब कुछ मतलब? तो पिटफॉल्स एंड अपसाइड्स, छुपे हुए खतरे और उसका अच्छा पहलू इन नैरेटिव्स का क्या है? चूँकि आप एक लेखिका हैं, वहाँ आपने अपनी जगह बनाई और उसको स्वीकार किया गया और वो चल रहा है। थोड़ा इस द्वंद्व के बारे में बताते हुए और इस नैरेटिव का जो ये चेंज है इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे अनु जी आप? टीवी पत्रकारिता में अपने अनुभव का पूरा फ़ायदा उठाते हुए मैं कोशिश करूंगी कि 3 मिनट के VOVT में मेरी बात ख़त्म हो जाए। तो बहुत वाजिब सवाल पूछा गया मुझसे और डॉक्टर अगाशी ने जहाँ जो बात ख़त्म की वहीं से शुरुआत करते हुए कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने शुरू हुए थे तो बड़ी उम्मीद जगी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवसर न सिर्फ राइटर्स के लिए या स्टोरी टेलर्स के लिए या फिल्म मेकर्स के लिए मिल रहा था, बल्कि आर्टिस्ट्स के लिए, और बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हुई नज़र आ रही थी। और ख़ास तौर पर स्टोरी टेलर्स थे और जिस तरह की कहानियाँ कही जा रही थी, उनके लिए जो सबसे बड़ी जीत थी वो ये थी कि बड़ा कैनवस मिल रहा था। जो बात एक स्क्रिप्ट राइटर 90 पन्नों में कहने की कोशिश करती है, उसको 8 एपिसोड्स का वक्त दिया जाने लगा था। मतलब 400 पन्ने, 450 पन्ने का वक्त किरदारों में अच्छी तरह से गहराई से घुस कर, और जिस तरह की कमेंट्री या जिस तरह का भी आपका अपना विजन है, उसमें आपका वैल्यू सिस्टम, आपका पॉलिटिक्स, उसमें आने की गुंजाइश बनने लगी थी। और इसीलिए शुरुआती दौर में अपनी अड़चनों के साथ और बहुत ख़राब काम के बावजूद धीरे धीरे करके कुछ बड़े अच्छी सीरीज़ निकल कर आने लगी। और मैं बड़ी खुशनसीब थी कि जब मैंने ये ट्रांजिशन किया पत्रकारिता से लेखन से और उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग में, तो मुझे वो मौका मिला बिल्कुल तब जब बेबी स्टेप्स ले रहा था OTT में लेखन। और बड़ी कमाल की बात है कि आर्या जिस सीरीज़ के लिए मैं जानी जाती हूँ, उसमें ये शिकायत के तौर पर न लिया जाए, मैं आई डोंट बीग्रज दिस, मुझे ये बिल्कुल इस बात का एहसास है कि मुझे इसलिए रूम में लिया गया था, मैं राइटर इसलिए मुझे हायर किया गया था क्योंकि मैं एक औरत थी हूँ और एक माँ हूँ। और मुझसे कहा गया था कि बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करने के बाद आपको चुना गया है इसलिए क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस है जो आर्या का किरदार गढ़ने में मदद करेगा। तो उस समय तो ये बड़ी अच्छी बात लगी थी कि अरे वाह, मतलब अभी तक तो आपका जेंडर आपके खिलाफ जा रहा था, यहाँ तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं पहले सीज़न में इकलौती फीमेल राइटर थी और बहुत अपने आप में बहुत दिलचस्प अनुभव था। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे समझ में आने लगा कि ये बड़ा आसानी से दे दिया जाने वाला जो है ना, एक किस्म की आपको खुला छोड़ते हुए भी आपके लिए एक सरहद तय की जा रही है कि आप उसी तरह के काम करेंगी और उसी तरह के किरदारों को लिखने के लिए, स्टोरीज़ में कंट्रीब्यूट करने के लिए बुलाया जाता था जहाँ फीमेल प्रोटैगनिस्ट हो, तो वो पर्सपेक्टिव के लिए आपको बुलाया जाता था। और ये बात मुझे धीरे धीरे बहुत नागवार, मतलब मुझे गुस्सा आने लगा। और ये ऐसा नहीं है कि हम मेरा एक वजूद है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई आइडेंटिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ महिला किरदार रच सकती हूँ या फिर सिर्फ उत्तर भारत की कहानियाँ समझ सकती हूँ या फिर पुरुष किरदारों में वो सेंसिटिविटी के साथ वो चीज़ें नहीं कर सकती या मैं क्राफ्ट नहीं समझ सकती।
तो वो एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, वो भी एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन था। और फिर धीरे धीरे उसके साथ ये भी समझ में आने लगा कि आप अपना फिर अपने वैल्यू सिस्टम के साथ फिर उसमें जो बड़ी इनहेरेंट माइसोजिनी होती है, जो बड़ी आसानी से बाज़ार को पसंद आ जाती है, मतलब अगर गालियाँ हैं और इस तरह के डायलॉग्स लिखे जा रहे हैं तो वो टी शर्ट स्लोगन्स बड़ी आसानी से बन जाते हैं और लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाते हैं। तो आप उसके अगेंस्ट काम करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि भाषा के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो, और ये अपने आप में बड़ी मुश्किल लड़ाई रहती है किसी भी राइटर के लिए, और सेंसिटिव राइटर के लिए स्पेशली, जहाँ पे आप बहुत अवेयर हैं जो इनहेरेंट माइसोजिनी है जो सिनेमा में है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी विजय सर भी बात कर रहे थे। तो इन सारी ये हैं परिस्थितियाँ जो विपरीत भी हैं, लेकिन क्योंकि विपरीत हैं इसलिए आपको वो अवसर प्रदान करती हैं एज अ स्क्रीन राइटर कि आप उसके साथ नेगोशिएट करें, उसके साथ अपने उसको चैलेंज करें, उसको एक चुनौती की तरह लें, और जहाँ तक हो सके अपनी बात, क्योंकि आप सिर्फ एक किरदार नहीं रच रहे। मतलब आर्या जो एक बहुत प्रिविलेज्ड क्लास से आने वाली, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, पर एक बहुत प्रिविलेज्ड क्लास से आने वाली एक किस्म की, वो अपना अलग स्टीरियोटाइप है, लेकिन उस तरह के किरदार को जब आप फ्लॉज देना शुरू करते हैं, जब उसकी अपनी टॉक्सिसिटी उसका फ्लॉ हो जाती है, जब वो डॉन कॉलियोनी जैसा एक किरदार आप हिंदी सिनेमा के लिए या OTT के लिए गढ़ने चलते हैं, तो उसके फ्लॉज होते हैं। वहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि वैल्यू सिस्टम, इंडियन वुमेन वैल्यू सिस्टम उसमें है कि नहीं, वो एक माँ है एट द एंड ऑफ द डे। सो कॉन्स्टेंट तो मतलब ये आप लगातार सवाल कर रहे होते हैं कि क्यों नहीं एक किरदार एक इंसान की तरह बिहेव कर सकती है, उसे गलतियाँ क्यों नहीं हो सकती, या बाकी जो किरदार हैं वो क्यों ये सवाल नहीं कर सकते कि भाई नहीं चाहिए मुझे, आई चूज़ नॉट टू बी अ मदर और आई एम अनहैप्पी अबाउट बीइंग अ मदर। तो इस तरह की जो रोज़ अवेयरनेस के साथ आप अपने किरदारों के साथ जब एक दुनिया रच रहे होते हैं, और कई बार बहुत मतलब बहुत कोलैबोरेटिव तरीके से रच रहे होते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं होते राइटर्स रूम में हम काम करते हैं, जहाँ पर अलग अलग किस्म की आवाज़ें होती हैं, अलग अलग किस्म के वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, विजन होता है, उसमें फिर आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं उन बाज़ार के लिए, उसको रिस्पेक्ट करते हुए, उसको ऑनर करते हुए भी, क्योंकि वहाँ से आपके पैसे आ रहे हैं। अगर आप उस स्क्रिप्ट को उस लेवल तक लेकर जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। 500 से ज़्यादा लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी भी फिल्म से या किसी भी ख़ास तौर पर लॉन्ग फॉर्मेट सीरीज़ से कम 500 550 लोगों को काम मिलता है, और आप एज अ राइटर पहला रोड मैप तैयार कर रहे होते हैं उसके लिए। तो अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझते हुए कि एज अ स्क्रीन राइटर आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपका क्या दायित्व है, बाज़ार किस तरह से किस चीज़ की मांग कर रहा है और उससे आप कैसे नेगोशिएट करेंगे, राइटर्स रूम में आप अलग अलग आवाज़ों को एक सुर में कैसे बांधेंगे, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि राइटर सबसे पहले रोड मैप तैयार करती है या करता है, और सबसे पहले दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। राइटर्स को सेट तक पर नहीं बुलाया जाता अनफॉर्चुनेटली। तो सबसे पहले तो फिर आप लेसन सीखते हैं डिटैचमेंट में। तो ये सारी परिस्थितियों में काम करते रहना, और सिनेमा की इस अवेयरनेस के साथ कि आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि जो पहली नींव तैयार करने में आपकी मेहनत काम आ रही है, तो उस जिम्मेदारी को समझना और उसके साथ साथ अपनी सारी आइडेंटिटीज़ को समझते हुए, बाकी सारी मांग को, बाकी सारी ज़रूरतों को एक साथ रखते हुए वो सिनेमा तैयार करना जिसका पहला पर्पस मनोरंजन है। हालांकि मुझे लगता है कि 3 चीज़ें सिनेमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, मतलब उसमें इमोशन, इंस्पिरेशन और एंटरटेनमेंट, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिना उसके जो बन रहा है, वो जो सर डॉक्टर गाशे कह रहे थे कि दिमाग घर पर रख के जाने वाला सिनेमा, अगर आप उस सिनेमा का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो एज अ राइटर ये बहुत ज़रूरी है कि आप याद रखें कि आप क्यों राइटिंग कर रहे हैं। उसमें भाषा के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हम लोग उस परंपरा से आते हैं सिनेमा में, जहाँ इस्मत चुगताई, मंटो साहब, कमलेश्वर जी, राही मासूम रज़ा, और अभी हाल के दिनों में अभी बहुत सारे नए पहले जो साहित्यकार थे, जो कहानीकार पहले थे, जो छपे पहले, जिन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया, शरद जोशी जी थे जिन्होंने इतना सारा काम किया। तो
ये हिंदी साहित्य से निकलकर आने वाली परंपरा है जिसने हिंदी सिनेमा को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आप उसको आगे बढ़ाने की एक किस्म की जिम्मेदारी जो आप पर है उसको लेकर अवेयर रहें और अपनी शर्तों पर काम करते रहें। तो फिर वो विपरीत परिस्थितियाँ तो क्या है, उससे तो हम फिर वो तो हमारा काम ही है, सिनेमा तो हम इसलिए करते हैं। और क्रिएटिविटी या आर्ट का सबसे बड़ा काम जो है वो स्टेटस को चैलेंज करना है। और हमें ये मौका मिलता है एक रचनाकार के रूप में, एक पाठक के रूप में, एक सुधी नागरिक के रूप में। तो ये तो बहुत बड़ा बल्कि ये तो बड़ी नेमत है कि हम ये काम कर पा रहे हैं। तो ये हैं मेरी तरफ से हिंदी सिनेमा की आजकल की विपरीत परिस्थितियाँ। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो पता नहीं वक्त है या नहीं, पर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनु जी। अच्छा, तो बात ये हुई कि जितने लोग थे सब ने अपनी बात कही और अगाशे जी ने बहुत अच्छा पकड़ा। अब हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। तो और ले लीजिए एक माइक, यहाँ पे सब काम कर रहे हैं, एक और ले लीजिए, क्योंकि इतने समय में हमको लगता है कि जिस तरह से भी कर पाए, बस रिग्रेट नहीं है कोई। लेकिन आपको इसमें कुछ जो छूट गया हो, देखिए जो मैंने पहले थीम नोट पढ़ दिया था उसमें कोई चीज़ छूट गई हो, उससे रिलेटेड कोई सवाल हो, अगर वक्तव्य ना हो तो नॉर्मली हम भी वहीं से बैठ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। असल में हम तो इसलिए डर के मारे नहीं पूछ पाते थे सवाल कि हमारे सारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे बाद में, हमको सवाल मतलब कई साल तो इसी में निकल गए असल में, इसलिए नहीं पूछ पाते थे। तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा उसमें वो स्टेटमेंट टाइप ना हो, इन्वर्टेड कॉमर्स में उसको थोड़ा सा। जी क्या नाम है? अरे माइक दीजिए ना। यहाँ तो 2-3 माइक रखे हुए हैं। उनको चाहिए था। नमस्कार, बहुत जोर से कि सवाल बिल्कुल नीचे दबा दिए, जोर से बोलिए ना। जी सॉरी। अभी बात हो रही थी फिल्म निर्माण और सिनेमा निर्माण पे, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा बस इतनी थी कि हम कई बार सुनते हैं कई इंटरव्यू में कि संवाद है वो रोमन लिपि में लिखा जाता है। क्योंकि अभी हिंदी साहित्य का ये अभी बैठकी हो रहा है, तो अभी सिनेमा वाले भी आए हुए हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जब हिंदी सिनेमा सीरीज बनती है तो क्या आज उसका कितना प्रतिशत है उसका हिंदी में संवाद लिखा जाता है, या अब अंग्रेजीदा लोग जो है रोमन में लिख के चले गए, पता चले वो जड़ से कटा हुआ कहानी है। बस मेरा इतना ही सवाल था। एक लाइन में अनु जवाब दे दीजिए जरा, आप तो लिख ही रही हैं। दुर्भाग्य की बात यह है, आ रही है सर। दुर्भाग्य की बात यह है, कुछ हिंदी फिल्में मैंने की है पिछले 4 सालों में, तो स्क्रिप्ट के अलावा डायलॉग भी रोमन में लिखे जाते हैं। तो मुझे बोलना पड़ता है कृपा करके देवनागरी में मुझे डायलॉग दे दें ताकि मैं ठीक तरह से पढ़ सकूं। ये वास्तवता है आज की। पहले मुझे भी इस बात का बड़ा कोफ्त इस बात पे मुझे होती थी कि रोमन में क्यों लिखा जाता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते समझ में आया कि जैसा कि मैंने कहा स्क्रिप्ट जो है, आवाज़ आ रही है? स्क्रिप्ट जो है वो रोड मैप होता है, जैसा कि मैंने कहा 500-550 लोगों के लिए, और ज़रूरी और देश के अलग अलग हिस्सों से, बल्कि कई बार विदेश से भी आपका DOP जो होता है, कैमरा पर्सन होता है, कई बार जो अलग अलग टेक्नीशियंस होते हैं वो दूसरे प्रांतों से या दूसरे देशों से आए हुए लोग होते हैं, और उनको नहीं समझ आती देवनागरी, उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो हिंदी सिनेमा में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इसलिए उनके लिए लिखा जाता है। बहुत सारे अब एक्टर्स हैं जो मांगते हैं रोमन में लिखे हुए डायलॉग्स, और हमें बड़ी खुशी होती है तब। लेकिन पहले जो जिस तरह का मैं अब मुझे उस बात का मलाल नहीं है, क्योंकि बात ये है कि रोमन में लिखें या हिंदी में, आप भाषा के साथ कितनी ईमानदारी बरत रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रिप्ट के प्रति ईमानदारी को लेकर अब मुझ में उतनी रिजिडिटी नहीं रही।
गौतम सर। I want to add something because art is such a strong element where, language doesn't matter. You can make the content convincing with any language. The greatest example is Hamlet. Prince of Denmark speaking in Oxford English, but we have accepted through millennia. The most important part, हिंदी साहित्य में इतना rich साहित्य है. How many filmmakers in Bombay, very few, are inspired from those literature. Very few. And another reality, the reality of the Hindi belt, UP, Madhya Pradesh, Bihar, part of Rajasthan, not, pan-Indian Hindi, the real core Hindi belt, it's not being reflected in our mainstream cinema. But thanks to OTT, they are trying to bring the inner soul. Of course, they have some limitations. As she has perfectly, they can't go to the set. It's a really corporate, full of corporate system. But they are trying to bring the ethos of the Hindi belt. Because Hindi belt means not only speaking language, इसका जो history है, culture है, परंपरा है, जो deep rooted है, उसको निकाल के लाना is very, very important in my opinion. Yes. Thank you. हमको लग रहा है कि जिन्होंने सवाल पूछा था है ना अभी, कुछ आया बढ़िया लगा सबका या किसी एक का सबसे अच्छा लगा? क्या समझे? ये समझ में आया कि रोमन में भी अगर है तो उसके प्रति हमको कोई बायसेस पूर्वाग्रह नहीं रखना है. मेन चीज़ ये है कि नैरेटिव का कंटेंट क्या है. अलग अलग प्रदेशों के लोग हैं, लैंग्वेज के. मैं इसमें 1 मिनट ले लूँ गौतम सर तो ऐड कर दूँ. एक श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी ने एक फिल्म सत्यजीत रे के ऊपर बनाई डॉक्यूमेंट्री, एंड उसका ये हिस्सा है क्योंकि सत्यजीत रे की फिल्म आपने देखी होगी, प्रेमचंद की कहानी पे उन्होंने बनाई शतरंज के खिलाड़ी. तो जिस वक्त नरेशन हुआ कोलाबा में बॉम्बे में, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी इसके दोनों विटनेस हैं और उनकी ये कथा है. उन्होंने यही बोला कि बुलाया गया कि हिंदी में प्रेमचंद की कहानी को पढ़ना है, शतरंज के खिलाड़ी को. 20 लोग बैठे हैं और जैसा कि बतलाया कि सत्यजीत रे साहब इतना ज़बरदस्त, मतलब कि जो औरत था उनका, जैसे फिल्म जो थी पूरी की पूरी उनके पास बुनी हुई थी. कहानी की जो पहली लाइन है, वाजिद अली शाह का समय था और हिंदी में, हिंदी वाला पढ़ रहा हूँ मैं, नहीं हम बता रहे हैं ना, उसी पे आ रहे, उसी तुरबरारी सर उसी पे आ रहा हूँ. तो जब कहानी पढ़ी गई हिंदी में तो उसकी पहली लाइन है कि वाजिद अली शाह का समय था, लखनऊ विलासिता में लिप्त था. अब ये कहानी जब एक पैराग्राफ या 2 हो गई तो इधर उधर देखा रे सर ने और कहा कि मतलब जो फोनेटिक्स जिसको बोलते हैं, भाषा की जो ध्वन्यात्मकता है, तो कुछ बेचैनी सी हुई. और बाद में उन्हें बताया गया कि ये कहानी का उर्दू से हिंदी में अनुवाद है क्योंकि प्रेमचंद ने ये कहानी ओरिजिनली उर्दू में लिखी थी. उर्दू कहानी की जो शुरुआत है वो इस तरह से है, वाजिद अली शाह का ज़माना था, लखनऊ ऐशो इशरत के रंग में डूबा था. क्या फोनेटिक्स किसको किस तरह की इमेजिनेशन की तरफ ले जाती है असल में? तो गौतम सर ने जो अभी बोला कि उत्तर भारत की जो वैरायटी और जो वर्सिटाइल एक लैंग्वेज को लेकर के है सबको, तो उसका कोई एक मापदंड या एक पैरामीटर या एक कोई उदाहरण नहीं हो सकता. हम उससे कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन इतना फूहड़ और बेढंगे ढंग से करते हैं कि ना वो साहित्य रहता है और ना वो कभी सिनेमा की लैंग्वेज बन जाता है. कोई दूसरा सवाल? हाँ पूछिए. कोई नहीं, आशीष जी आइए. अब ये कह रहे हैं कि सम्मानित करना है, अगला सत्र भी आरंभ होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर सर एक सवाल था. एक सवाल पूछ लीजिए. किससे पूछना है? सर एक्चुअली 2 सवाल 2 लोगों से हैं. किन से पूछना ये बता दीजिए. वो जी, एक तो डॉक्टर अगाशे से है. एज एन ऑडियंस, मतलब आपकी कुछ फिल्में जो मैंने देखी हैं तो उसमें कुछ बहुत रिवोल्यूशनरी टाइप की फिल्में देखी मैंने,
और कुछ ना उसमें नेगेटिव रोल्स जिसमें आपके देखिए वो बहुत मतलब क्योंकि आप इतनी बेहतरी से निभाते हैं वो रोल्स को, तो अभी भी मतलब मैं आपसे आपको उसी रूप में पता नहीं क्यों देख रही हूँ। मैं आपको एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देख ही नहीं पा रही। मुझे लग रहा है कि मतलब वो डिस्कनेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपका क्राफ्ट है, वो आपने इतना अमेजिंग किया है, इस वजह से ही वो चीज़ है। बट आप जो इतनी खूबसूरत बातें करते हैं वो मुझे लगता है मैं नहीं थोड़ा कनेक्ट कर अभी पा ये रही। सत्र समाप्त होने के बाद सर को कॉफ़ी या चाय पिलाइए और सारी खूबसूरत बातें करिए, क्योंकि आपका इतना भाव जो है इतना अच्छा लग रहा है। सवाल भी कर मतलब एज ए लीजिएगा। ऑडियंस हम कैसे बहुत अच्छा वो लग रहा है। आप जो कह रही हैं ना, वो इतना भाव विभोर कर दिया। बहुत सुंदर आपकी जो भावना है उसका मैं सम्मान करता हूँ। सत्र समाप्त हो रहा है। एक बस कोई ये मैं मैं पूछना बोलता चाहूंगी हाँ, आप कि पूछिए। मेरे Plenty of मेरे that. फ्रेंड सर्कल में जितने कुछ हाँ पूछिए ना, फ्रेंड There are सर्कल में। plenty of bad people who play good. There are very few good people who play bad. I'm one of them. सर यहीं पे हैं अभी, आप पूछिएगा बाद में, ठीक है? सर मैम से एक सवाल है मेरा कि अगर मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं वो भी सिर्फ लड़के ही हैं ऐसे जो फिल्म मेकिंग वाला काम कर रहे हैं, तो मतलब मैंने जितना आपको पढ़ा है, जितना आपको जाना है, आप मतलब खुद अकेले आपने अकेले सब कुछ किया, जर्नी कुछ बैकग्राउंड नहीं, तो मतलब वो एक तरह का बहुत चैलेंजिंग जर्नी रही। वो एक छोटा सा कि हाँ मतलब किस तरीके से वो अकेले कैसे सब हो गया। आप बहुत अच्छे से, आप बहुत इनोसेंट हैं असल में, और इनोसेंस को इस दुनिया में बचाना है। इस लाइन के बाद इस सत्र को समाप्त कर रहे हैं बस। 1996 में विस्लावा शिम्बोस्का को, जो पोलैंड की कवित्री थी, अब इस दुनिया में नहीं है, उनको एक सम्मान मिला, नोबेल प्राइज़, और उनकी एक कविता है सेंचुरी डिक्लाइन जो पेंगुइन ने छापी है इसी शीर्षक से। उसकी लंबी उनकी एक कविता जो है, उसका अंतिम स्टेंजा जो है वो हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैनेजर पांडे ने इसका अनुवाद किया था। इस सदी के अंत में एक ताकतवर इंसान और एक अच्छे इंसान को एक हो जाना था जो हो ना सका। उस छोटी सी बच्ची ने पूछा है मुझसे ख़त में कि क्या करें। मैं 80 बरस की, मैंने भी उससे ये पूछा कि क्या करें। दरअसल दुनिया के सबसे भोले सवाल सबसे ज़रूरी सवाल होते हैं जो आपके। थैंक यू। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत सत्र था। ऐसा लगा कि हम हर वक्ता से कविताएं सुन रहे हैं। जब अनवर जमाल साहब बोल रहे थे और यह कह रहे थे कि वाजिद अली शाह का समय था, तो जिसने इस बात पर उन्हें टोका कि नहीं ज़माना था, उनका नाम है त्रिपुरारी शरण जी। वो फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे के निदेशक रहे हैं, दूरदर्शन के महानिदेशक, दिनमान जैसी पत्रिकाओं के लेखक। मैं बेहद सम्मान के साथ अपने वक्ताओं को सम्मानित करने के लिए उन्हें बुलाता हूं। त्रिपुरारी शरण जी। किस क्रम में रखा? ठीक। हाँ अनवर मियाँ को टोकने की हिम्मत हमने इसलिए उठाई क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत गहरी है और मैं जानता हूँ कि मेरी इस छोटी सी टोक से उनका अहम हिला नहीं होगा। तो गौतम घोष जी को सम्मानित करेंगे। सबसे पहले त्रिपुरारी शरण जी। जो मोहन अगासे जी को सम्मानित करेंगे। अनु सिंह चौधरी जी को।
विजय रंजन जी को सम्मान देंगे, त्रिपुरारी शरण जी। और अंत में अनवर जमाल जी को सम्मानित करेंगे। मैं अपने वक्ताओं से निवेदन करता हूं कि 2 सेकंड के लिए रुकें और मैं एक ग्रुप फ़ोटो के लिए संजय सहाय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और हमारे वक्ताओं के साथ एक ग्रुप फ़ोटो के लिए खड़े हों। संजय सहाय जी।